हेलो दोस्तों, मैं पंकज तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्शियल स्पेस में। दोस्तों, इससे पहले मैंने इकोनॉमिक्स का एक वीडियो बनाया था जिसे आपके साथ मैंने डिस्कस किया था व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, और हमने देखा था कि इकोनॉमिक्स के कितने सारे डिफिनेशंस हैं। जैसे कि मैं कुछ रिमेंबर करा दूं तो सबसे पहला हमने देखा था वेल्थ कॉन्सेप्ट, वेलफेयर कॉन्सेप्ट एंड साइंटिफिक कॉन्सेप्ट ऑफ लियोन्स रॉबिन्स, और भी कुछ कॉन्सेप्ट हमने उस वीडियो में देखे थे। आज उसी चैप्टर को मैं आगे बढ़ा रहा हूं दोस्तों, और आज मैं आपके साथ 3 टॉपिक्स और डिस्कस करूंगा। जो मेरा पहला टॉपिक है वो इकोनॉमिक एक्टिविटी, सेकंड वन इज पार्ट्स ऑफ इकोनॉमिक्स एंड थर्ड इज नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। बात करें दोस्तों इकोनॉमिक एक्टिविटी की, तो कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी होने के लिए 2 चीजों का होना इट्स मस्ट इम्पोर्टेंट टू वी हैव 2 थिंग्स, एंड 2 चीजों का होना बहुत ही जरूरी होता है। और वो 2 चीजें दोस्तों मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूँ। सबसे पहला है लिमिटेड रिसोर्स, जो हमारा रिसोर्स है वो हमारे पास होना बहुत ही जरूरी है। एंड सेकंड वन इज हमारे पास नीड्स एंड वांट्स होने चाहिए जो हमें सेटिस्फाई करे। ये 2 चीजें होंगी तभी हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्रिएट करेंगे दोस्तों। तो आपको ये बहुत ही इजीली याद हो जाए, समझ में आए, इसीलिए मैंने इसे ऐसा बनाया है। आप देख सकते हैं यूजिंग लिमिटेड रिसोर्सेज प्लस फॉर सेटिस्फाइंग ह्यूमन नीड्स एंड वांट्स इक्वल टू इकोनॉमिक एक्टिविटी। दोस्तों, मैं आगे बढ़ के आपको थोड़ा शॉर्ट में समझा रहा हूँ इस चीज को। इकोनॉमिक एक्टिविटी में 2 चीजें इंक्लूड होती हैं। जो सबसे पहला है वो इनकम है एंड सेकेंड वन इज सेटिस्फैक्शन। हमारे पास इनकम का भी होना जरूरी है और हमारे पास सेटिस्फैक्शन का भी होना जरूरी है। दोस्तों, यहाँ पे मैंने सेटिस्फैक्शन फॉर नीड्स एंड वांट्स ही लिखा था, बट इसे शॉर्ट फॉर्म में बताने के लिए मैंने वहाँ पे सेटिस्फैक्शन डाल दिया, क्योंकि अगर हमारे पास नीड्स एंड वांट्स हैं तो हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तभी हम उस नीड्स और वांट्स को पूरा करेंगे। अब मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको बता दूं दोस्तों, सपोज दैट कि हमारे पास इनकम है बट हमारे कोई भी नीड्स नहीं है, हमारी कोई भी वांट्स नहीं है, हम कुछ खरीदना नहीं चाहते हैं, हमारी कोई जरूरत ही नहीं है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट नहीं होगा। एंड अगर दूसरे साइड से देखें तो हमारे पास नीड्स भी है, हमारे पास वांट्स भी है, हमें घर में एसी भी चाहिए और हमें खाने के लिए राशन भी चाहिए, बट हमारे पास इनकम नहीं है, तो भी हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी क्रिएट नहीं होगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ रहा होगा, बहुत ही इजीली मैंने इसे बनाया है। आगे बढ़ता हूं दोस्तों, आपको नजर आ रहा होगा 3 कलर्स में मैंने 3 टॉपिक को लिखा है। ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज डू नॉट जनरेटेड इनकम। इसका मतलब है दोस्तों कि हर इकोनॉमिक एक्टिविटी इनकम जनरेट करे ऐसा जरूरी नहीं होता है। इनकम जनरेट इकोनॉमिक एक्टिविटी से हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। देखिए, यहाँ नीचे भी मैंने वो चीज लिखा है, इनकम में और मे नॉट बी जनरेटेड बाय परफॉर्मिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी। सपोज जैसे कि मैंने एग्जांपल में दिया है दोस्तों, कंजम्पशन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बट इनकम इज नॉट जनरेटेड बाय कंज्यूमिंग एनी या अन आर्टिकल। इसका मतलब है दोस्तों कि कंजम्पशन को तो इकोनॉमिक एक्टिविटी में इंक्लूड किया जाता है, लेकिन कंज्यूमर जो होता है वो कंज्यूम करने के बाद कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं करता है, क्योंकि कंजम्पशन हमें सिर्फ सेटिस्फैक्शन ही देता है। फिर भी इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी मानते हैं, क्योंकि कंजम्पशन करने के लिए हमारे पास इनकम होना चाहिए जो हमारा रिसोर्स होगा, और जब दोनों चीजें होंगी तब इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑटोमेटिकली क्रिएट होगा। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी के पार्ट्स क्या हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक एक्टिविटी के जो पार्ट्स हैं वो इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन। दोस्तों, इसे मैंने अरेंज किया है इस वे में ताकि आपको इजीली हो समझ में। जैसे सबसे पहला इन्वेस्टमेंट। सपोज दैट कि आपने कोई कंपनी खोली है, एक आइसक्रीम की फैक्ट्री डाली है, तो आप उसमें सबसे पहले इन्वेस्ट करोगे, फिर आप उसमें प्रोडक्शन करोगे, आप उसमें आइसक्रीम बनाओगे, फिर आप उसे एक्सचेंज करोगे, यानी आप उस आइसक्रीम को बेचोगे और मनी को लोगे, अपने इनकम को जनरेट करोगे। एंड लास्ट वन इज जो कंज्यूमर होंगे आपके प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे। तो ये सारी चीजें एक दूसरे से चेन वाइज जुड़े होते हैं
और ये सारी 4 चीजें जो हैं ये इकोनॉमिक एक्टिविटी में आते हैं। तो अगर एक सिंपल सा याद करने के लिए अगर मैं कहूँ तो लगाया, बनाया, बदला, खाया, हम ऐसे भी इसे याद रख सकते हैं, लगाया, बनाया, बदला, खाया। दोस्तों बहुत ही ईजी है, इन्वेस्टमेंट, प्रोडक्शन, एक्सचेंज एंड कंजम्पशन, याद हो जाएगा आपको। आगे बढ़ता हूँ दोस्तों, अब मीनिंग में आते हैं। जैसे इन्वेस्टमेंट, सबसे पहला हमारा इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट को अगर शॉर्ट में मैं कहूँ तो स्पेंड मनी ऑन टुडे टू अर्न मोर मनी इन फ्यूचर। इसका मतलब है दोस्तों कि हम आज जो पैसा खर्च कर रहे हैं उससे हमें फ्यूचर में ज्यादा पैसा मिलेगा। ये एक सिंपल सा मीनिंग हो गया। और भी अगर करें तो एलोकेटेड मनी इन द एक्सपेक्टेशन ऑफ सम बेनिफिट्स इन द फ्यूचर, यानी मनी को एलोकेट करना, मनी को लगाना इस एक्सपेक्टेशन से कि फ्यूचर में हमें और ज्यादा मनी मिलेगी। तो जो भी हो दोस्तों, इन्वेस्टमेंट का सिंपल सा मनी होता है कि पैसे को आज अगर खर्च कर रहे हो तो आगे ज्यादा प्रॉफिट या ज्यादा पैसा मिलेगा, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे हम इस चीज को ज्यादा डील नहीं करेंगे क्योंकि आगे फिनांस में मैं जब वीडियो बनाऊंगा तो इन्वेस्टमेंट का एक पूरा वीडियो बनाऊंगा। फिर आगे आता हूँ दोस्तों प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन का मतलब होता है एडिंग यूटिलिटी और वैल्यू इन गुड्स एंड सर्विसेज और मेक समथिंग फॉर सेटिस्फाइंग अदर्स। इसका मतलब है यहाँ पे वर्ड जो है यूटिलिटी आपको नजर आ रही होगी, यूटिलिटी। इस यूटिलिटी का मतलब होता है दोस्तों वांट सेटिस्फाइंग पावर, कैपेसिटी ऑफ एनी गुड्स टू सेटिस्फाई ह्यूमन वांट्स। जब भी कोई चीज में हम लोग यूटिलिटी को डाल देते हैं तो उसका कुछ वैल्यू क्रिएट हो जाता है, और जब उसका वैल्यू क्रिएट हो जाता है तब वो एक वांट सेटिस्फाइंग कमोडिटी बन जाता है और उसी को प्रोडक्शन कहते हैं। जैसे सपोज दैट कि हमने प्लास्टिक से टॉयज बना दिए तो उस टॉयज का कुछ वैल्यू हो गया, और जब हमने उसे मार्केट में बेचा तो हमें उससे इनकम जनरेट हुआ। यानी कोई भी ऐसा चीज जिसमें आप यूटिलिटी डाल दो, उसका कुछ वैल्यू बन जाए, तो उसे हम प्रोडक्शन कहते हैं। प्रोडक्शन का यही प्रोसेस है, किसी भी यूजलेस थिंग को यूजफुल बना देना। आगे देखते हैं दोस्तों एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के 5 एजेंट्स होते हैं, ये पांचों का होना बहुत जरूरी होता है। अगर हम एक प्रोड्यूसर है तो हमारे पास ये 5 थिंग्स तो होने ही चाहिए। फर्स्ट वन इज कैपिटल। कैपिटल तो आप सभी जानते हो दोस्तों, कैपिटल पूंजी को कहते हैं, और कैपिटल ही हमारा फर्स्ट इन्वेस्टमेंट को भी कहते हैं कि जो हम बिजनेस में अपना लगाते हैं। दूसरा हमारे पास लैंड होना चाहिए, एक स्पेस होना चाहिए जहाँ हमारा बिजनेस हो, जहाँ हम प्रोडक्शन करें, जहाँ पे हम सेलिंग करें, कोई भी एक जगह होनी चाहिए। थर्ड वन इज हमारा ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, हमारे रजिस्टर कंपनी होनी चाहिए। एंड फोर्थ वन इज हमारे पास लेबर वर्कर भी होने चाहिए। एंड फिफ्थ इज हम इंटरप्रेन्योरशिप भी होने चाहिए, यानी हमारे पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भी होनी चाहिए और हम प्रॉफिट के लिए रिस्क ले सकें, क्योंकि हर कोई बिजनेसमैन, हर कोई प्रोड्यूसर नहीं बन जाता दोस्तों जब तक उसके पास रिस्क टेकिंग कैपेसिटी नहीं होता है, जब तक वो रिस्क लेना नहीं चाहता या जब तक वो अपने आप को उस रिस्क में नहीं डाल देता है। तो इंटरप्रेन्योरशिप लास्ट बट नॉट लीस्ट, ये पांचों चीज आपको याद होने चाहिए एजेंट्स ऑफ प्रोडक्शन के, कैपिटल, लैंड, ऑर्गेनाइजेशन, लेबर, इंटरप्रेन्योरशिप। अब आगे आते हैं दोस्तों एक्सचेंज में। एक्सचेंज उसे कहते हैं जब हम किसी गुड्स को और किसी भी ऐसे गुड्स को जो डायरेक्ट कंज्यूम हो रहा हो या इनडायरेक्ट कंज्यूम हो, उसे सोल्ड करते हैं या खरीदते हैं, जिससे ट्रांजेक्शन हो मनी में, उसे एक्सचेंज करते हैं। यहाँ पे डिफिनेशन में देख सकते हो आप, एक्टिविटी इन विच गुड्स और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज सोल्ड और बाउट एंड ट्रांजेक्शन इज यूजुअली मेड इन मनी। एक्सचेंज इज ऑल्सो कॉल्ड प्राइस डिटर्मिनेशन। एक्सचेंज को हम लोग प्राइस डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, क्योंकि जब जो एक्सचेंज होता है उसी में हमारा प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है कि हम कितने दाम में किस चीज को बेचेंगे या फिर खरीदेंगे। तो प्राइस डिटर्मिनेशन को मैंने आगे फिर 2 भागों में बांट दिया है, डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। एंड इसमें भी जो पहला पार्ट है वो है प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड सेकेंड पार्ट फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या होता है दोस्तों, जब हम किसी भी गुड्स को
मार्केट सिचुएशन के हिसाब से उसमें प्राइस लगाते हैं, उसका प्राइस तय करते हैं, उसे प्रोडक्ट प्राइसिंग कहते हैं। जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ गुड्स इन वेरियस मार्केट सिचुएशंस, और वो मार्केट सिचुएशंस परफेक्ट कंपटीशन, इम्परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली मार्केट, ओलिगोपोली मार्केट हो सकते हैं। ये मार्केट्स के चैप्टर में जब हम लोग जाएंगे तो इससे अच्छे से हम लोग डील करेंगे। फैक्टर प्राइसिंग में दोस्तों जो प्रोडक्शन के रिसोर्स होते हैं, जैसे कि लैंड, लेबर, रॉ मटेरियल, जिसके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता है, वैसे रिसोर्स होते हैं, उनको जो हम खरीदते हैं या फिर बेचते हैं, उसका प्राइस डिटर्मिनेशन को फैक्टर प्राइसिंग में डाला जाता है, यानी इंक्लूडेड किया जाता है। तो ये दोनों डिफरेंस आपको समझ में आ रहे हैं, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग दोस्तों फाइनल गुड्स का प्रोडक्ट, फैक्टर प्राइसिंग दोस्तों मीडिएटर गुड्स का प्राइस, यानी जो गुड्स अभी मीडिएटर है, अभी वो फाइनल नहीं बना है, वो रॉ मटेरियल है, उसके प्राइस को फैक्टर प्राइस, और जो फाइनल बन चुका है उसके प्राइस को प्रोडक्ट प्राइस। ये भी आपको याद हो जाएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कंजम्पशन पे। कंजम्पशन का मतलब होता है यूटिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज कंज्यूमिंग फॉर सेटिस्फाइंग नीड्स एंड वांट्स। जितने भी गुड्स होते हैं उसकी कुछ ना कुछ यूटिलिटी होती है, वांट सेटिस्फाइंग पावर, और जब हम उस गुड्स एंड सर्विस को कंज्यूम करते हैं जिससे हमारे नीड और वांट पूरे हो जाते हैं, उसे कंजम्पशन कहते हैं। जैसे कि हम मार्केट में गए, कोई स्वीट शॉप में गए और हमने कोई सिलेक्ट करके एक स्वीट खा लिया और हम उससे सेटिस्फाई हो गए, तो हमारा कंजम्पशन हो गया। हम अभी गर्मी में गए, कोल्ड ड्रिंक पी लिए, तो वो हमारा सेटिस्फैक्शन हो गया, इसे कंजम्पशन कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे मैंने गुड्स एंड सर्विस दोनों को इंक्लूड किया है, क्योंकि कंजम्पशन हम दोनों चीजों का करते हैं। सपोज दैट अगर हम किसी चीज को, किसी गुड्स को खाते हैं, किसी भी कमोडिटी को खाते हैं, वो हमारा गुड्स में आ जाता है। और जब हम किसी सर्विस को यूज करते हैं, जैसे हमने ऑटो रिक्शा बुक किया या फिर कैब बुक किया या बस फेयर दिया, और उस बस से जब या उस ऑटो रिक्शा या उस कैब से जब हम सर्विस लेते हैं, तो उससे मिलने वाली सेटिस्फैक्शन भी हमारी कंजम्पशन ही कहलाती है। इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों चीजों को इंक्लूड किया है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये माइक्रो इकोनॉमिक्स ग्रीक वर्ड मिक्रोस से बना है, और मिक्रोस का जो मीनिंग है वो स्मॉल होता है, और यही स्मॉल वर्ड को माइक्रो भी कहा गया है। माइक्रो एंड मैक्रो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स ओनली फॉर एनालिटिकल पर्पस। दोस्तों यहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स को दो भागों में इसलिए केवल बांटा गया ताकि इसे एनालाइज करने में आसानी हो, इसे समझने में आसानी हो। वो ऐसा नहीं है कि ये दोनों अलग अलग पार्ट हैं, क्योंकि माइक्रो में मैक्रो इंक्लूडेड है और मैक्रो में माइक्रो इंक्लूड है, तो दोनों एक दूसरे का भाग ही होता है। बोथ आर सेम पार्ट, बट फॉर एनालिटिकल पर्पस वी आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो ए ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स एज लाइक मैक्रो इकोनॉमिक्स। और माइक्रो इकोनॉमिक्स में दोस्तों हम लोग इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट को स्टडी करते हैं, यानी किसी भी इंडिविजुअल यूनिट का इकोनॉमिकल क्या बिहेवियर है उसे स्टडी कौन करता है दोस्तों? माइक्रो इकोनॉमिक्स। और वो इंडिविजुअल यूनिट एक पर्सन भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर फार्म भी हो सकता है, और एक इंडस्ट्री भी हो सकता है। ये सारे चीजें हमारे नेशनल इकोनॉमिक की अगर हम इसे पार्ट वाइज लें, एक एक करके लें सिंगल यूनिट में, तो ये माइक्रो में आ जाएंगे। और माइक्रो इकोनॉमिक्स को ही दोस्तों प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है, क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर ही हम लोग आगे और देखेंगे कि कैसे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है, प्राइस कैसे इफेक्टेड होता है विथ डिमांड विथ सप्लाई, तो इसे प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एक एजम्पशन पे बेस्ड है दोस्तों, वो एजम्पशन है फुल एम्प्लॉयमेंट का। यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स में ऐसा माना जाता है कि फुल एम्प्लॉयमेंट के लेवल पे ही प्राइस चेंजेस होंगे, या जो भी इफेक्ट इकोनॉमिक में आएंगे वो फुल एम्प्लॉयमेंट के बेस पे। तो ये फुल एम्प्लॉयमेंट पे बेस है। एक बार फिर मैं आपको बता दूं दोस्तों, ग्रीक वर्ड माइक्रोस से माइक्रो बना है, जिसका मीनिंग स्मॉल होता है। माइक्रो एंड मैक्रो दोनों डिवाइडेड किए गए हैं ओनली फॉर एनालिटिकल पर्पस,
और कोई बात नहीं है, दोनों को विश्लेषण करने के आधार पे ही बांटा गया है। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स भी एक ब्रांच है इकोनॉमिक्स का, जैसे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग कंज्यूमर के बिहेवियर को इकोनॉमिकली स्टडी करते हैं इन सिंगल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट में। वो इंडिविजुअल यूनिट एक पर्सन भी हो सकता है, एक पर्टिकुलर हाउस होल्ड भी हो सकता है, एक फार्म भी हो सकता है और एक इंडस्ट्री भी हो सकता है इन द नेशनल इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम लोग प्राइस थ्योरी भी कहते हैं और माइक्रो इकोनॉमिक्स बेस्ड होता है फुल एम्प्लॉयमेंट एजम्पशन पे। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पार्ट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के कितने पार्ट्स होते हैं? तो पहला जो पार्ट है वो है प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट के प्राइसिंग को कैसे किया जाता है। हाउ कैन द सप्लाई इफेक्टेड द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, हाउ कैन द डिमांड इफेक्टेड द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पे देखेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर को देखेंगे कि कंज्यूमर कैसे अपने आप को सेटिस्फाई करता है, कहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फाई होते हैं और कहाँ पे प्राइस का डिटर्मिनेशन होता है। ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी को भी देखेंगे। इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सेक्शन ऑफ द पीपुल, स्टडी ऑफ फार्म को स्टडी करेंगे एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये सारी चीजें इंक्लूडेड है माइक्रो इकोनॉमिक्स में और इसे माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कहा जाता है। दोस्तों एक बार फिर मैं बता देता हूँ, प्रोडक्ट प्राइसिंग थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर बिहेवियर इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, फैक्टर प्राइसिंग थ्योरी इज अ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ सेक्शन ऑफ द पीपुल इज पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, स्टडी ऑफ फार्म एंड लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये सारी चीजें बहुत ही ईजी है, आपको समझ में भी आ रही होगी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारा है वो भी ग्रीक वर्ड मैक्रोस से बना है, जिसका मतलब होता है लार्ज, विच मीनिंग इज लार्ज, बड़ा। और मैक्रो इकोनॉमिक्स में एमसी कॉनल ने, जो कि एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने कहा है इट एग्जामिन्स द फॉरेस्ट रेदर देन ट्रीज। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स में फॉरेस्ट को फॉरेस्ट का परीक्षण किया जाता है, ना कि ट्रीज का। तो इसमें हम लोग अपना एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं दोस्तों कि हमारा जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो ट्रीज का एग्जामिन करता है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो फॉरेस्ट का एग्जामिन करता है, बट बोथ आर बेस्ड ऑन ट्रीज। एक पूरे फॉरेस्ट को एग्जामिन करता है, एक केवल ट्रीज को, ओनली ट्रीज को एग्जामिन करता है। तो ये चीजें कही है एमसी कॉनल ने, ये मुझे डिफिनेशन बहुत अच्छा लगा, ये एग्जाम्पल के तौर पे मैंने इसलिए यहाँ पे सेट किया। दोस्तों आगे बढ़ता हूँ। स्टडी द इकोनॉमिक बिहेवियर ऑफ लार्ज एग्रीगेट सच एज द ओवरऑल कंडीशन ऑफ द इकोनॉमी। यहाँ पे बताया गया है कि लार्ज एग्रीगेट के इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करते हैं हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में। हमने देखा था माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग सिंगल यूनिट, इंडिविजुअल यूनिट के इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी कर रहे थे। यहाँ पे हम लोग लार्ज एग्रीगेट के इकोनॉमिक बिहेवियर को स्टडी करेंगे, यानी जस्ट एज फॉरेस्ट एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स एज ट्रीज। टोटल प्रोडक्ट, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। जैसे कि हमने वहां पे देखा कि एक सिंगल प्रोडक्ट को हम ले लिए, सिंगल फार्म को ले लिए, सिंगल इंडस्ट्री को ले लिए। यहाँ पे हम टोटल प्रोडक्ट को ले सकते हैं, टोटल कंजम्पशन, टोटल सेविंग एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। सपोज के दैट मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि अगर आप अपने जिस भी सिटी में रहते हो, सपोज दैट आप दिल्ली में रहते हो और आप सिर्फ दिल्ली में एग्जामिन करना चाहते हो कि सैमसंग के मोबाइल फोन्स का क्या डिमांड है, तो इट बिकम्स पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अगर आप फिर स्टडी करोगे कि पूरे इंडिया में सैमसंग के मोबाइल फोन का क्या डिमांड है, इट बिकम्स पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड अनदर जब आप ये एग्जामिन करोगे कि पूरे वर्ल्ड में सैमसंग के मोबाइल का क्या डिमांड है, वो भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट हो जाएगा। और जब हम लोग इंडिया को कंपेयर करेंगे वर्ल्ड से, तो इंडिया बिकम्स माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड वर्ल्ड लेवल एग्जामिनेशन बिकम मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आपको समझ में आ रहा होगा दोस्तों कैसे माइक्रो एंड मैक्रो बोथ आर रिलेटेड विद ईच अदर। अब देखिए इसमें दिया है इट इज नॉन एज इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहलाता है।
जैसे कि हमने इससे पहले देखा कि माइक्रो इकोनॉमिक्स प्राइस थ्योरी कहलाता था, यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट थ्योरी कहलाता है। बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट और रिसोर्सेज, यहाँ पे और नहीं दोस्तों, ऑफ होगा, वो गलती से और आ गया है। यहाँ पे बेस्ड ऑन द एजम्पशन ऑफ अंडर फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज, तो यहाँ उसमें हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था कि वहाँ पे फुल एम्प्लॉयमेंट का एजम्पशन था, यहाँ पे अंडर एम्प्लॉयमेंट का और फुल एम्प्लॉयमेंट दोनों का एजम्पशन है। अब ब्रांचेस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को हम देखते हैं दोस्तों। तो इसके ब्रांच है नेशनल इनकम एंड आउटपुट। जब हम लोग बात करेंगे नेशनल इनकम की, नेशनल इनकम को कैसे निकाला जाता है, व्हाट इज जीडीपी, व्हाट इज एनएनपी, व्हाट इज जीएनपी, जब ये सब हम लोग देखेंगे तो वो मैक्रो इकोनॉमिक्स हो जाएगा। जनरल प्राइस लेवल निकाला जाएगा, वो मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट्स, ट्रेड एंड पेमेंट्स के बैलेंस को जब हम देखेंगे वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, मनी के एक्सटर्नल वैल्यूज को, जैसे कि हम लोग ऑलवेज कंपेयर करते हैं मनी को डॉलर, यूएस डॉलर में, तो ये एक्सटर्नल वैल्यू होता है मनी का जो यूएस डॉलर में होता है। और जितने भी अदर कंट्रीज के मनी से हम जब कंपेयर करते हैं अपने कंट्रीज के मनी को, तो वो एक्सटर्नल वैल्यू को हम उसमें निकालते हैं, वो एक पार्ट होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट जब हम निकालेंगे सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट को, तो वो मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट होगा। एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जब हम लोग कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ को, एम्प्लॉयमेंट को कंट्री के, वो उसको फाइंड आउट करेंगे, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, तो इट इज कम अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। एंड जब वर्ल्ड का करेंगे तो वो भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स ही होगा। तो यहाँ पे पार्ट्स क्या क्या है दोस्तों मैक्रो के? नेशनल इनकम एंड आउटपुट, जनरल प्राइस लेवल, बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड पेमेंट, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। दोस्तों अब लास्ट पार्ट में आते हैं नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। इसमें हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमिक्स का नेचर क्या होता है। जैसे कि इन इकोनॉमिक्स के किसी भी बुक को आप पढ़िएगा तो उसमें आपको दिया रहेगा इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, एज एन साइंस। बट कभी कभी क्या होता है, ये चीजें हमें समझ में नहीं आती है। मैंने कुछ को देखा है कि ये चीजें ज्यादातर उन्हें समझ में नहीं आती थी, कंफ्यूज होते थे। वो कहते थे हाँ इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इकोनॉमिक्स एक आर्ट्स है। बट जब तक हम उस चीज का एग्जामिनेशन नहीं करेंगे हमें पता कैसे चलेगा कि क्या वो एक्चुअल साइंस है या फिर एक्चुअल आर्ट्स है। तो उसी चीज को मैंने यहाँ पे फिर थोड़ा सिस्टमाइज अरेंज किया है ताकि आपको समझने में भी इजी हो और आपको याद भी हो जाए। जैसे कि सबसे पहले लिया है मैंने इकोनॉमिक्स एज ए साइंस। अगर हम लोग इकोनॉमिक्स को साइंस के बेसिस पे लेंगे तो सबसे पहले एग्जामिन करना है दोस्तों नेचर ऑफ साइंस, साइंस के नेचर को देखना है। और साइंस के नेचर के साथ फिर हम लोग इकोनॉमिक्स के नेचर को कंपेयर करेंगे। तो बात करें साइंस के नेचर की, तो आपको स्क्रीन में नजर आ रहा होगा दोस्तों सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। साइंस का क्या होता है, जो नॉलेज होते हैं वो सिस्टमैटिक बॉडी होते हैं, वो ऑलरेडी प्री अरेंज्ड होते हैं। आपको बस वही पढ़ना है, उस चीज को याद रखना है और उसी से आपके आगे के सारे एक्सपेरिमेंट्स होते रहेंगे। फिर उसमें होता है काउज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। उसमें काउज और इफेक्ट के रिलेशनशिप को भी देखा जाता है। ठीक है, जैसे कि कोई केमिकल रिएक्शन करने के बाद उसका क्या फाइनल आउटपुट आ रहा है, उस दोनों के बीच रिलेशनशिप को देखा जाता है साइंस में। फिर होता है ऑन मैथोलॉजिकल एपरेटस, यानी इसका अपना ही मेथड होते हैं, अपने ही पॉलिसीज होते हैं साइंस में। उसके बाद है दोस्तों यूनिवर्सल एप्लीकेबल। जो साइंस के थ्योरीज होते हैं, जो साइंस के एप्लीकेशंस होते हैं, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल होते हैं। चाहे वर्ल्ड में आप कहीं पे भी हो, आपके साइंस के थ्योरी वही होंगे। जैसे अगर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन की बात करें, थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज इट्स अपोजिट रिएक्शन, तो वो हर जगह लागू होता है। वो वर्ल्ड में कहीं भी चले जाओ तो उस चीज को ही आपको अप्लाई करना रहेगा इस जगह पे, मोशंस के जगह पे। अब बात करते हैं दोस्तों हम लोग नेचर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो देखिए मैंने जो रेड करके बताया है वो सारे साइंस से नहीं मिलते हैं, और जो मैंने फिर ब्लू एज लाइक साइंस के रूप में बताया है वो मिलता जुलता पार्ट है। तो डू नॉट यूनिवर्सल एप्लीकेबल, यानी इकोनॉमिक्स का जो नेचर है वो यूनिवर्सल नहीं होता है दोस्तों, ये चेंज होता है।
चेंज विद द चेंज ऑफ कंट्री, चेंज विद द चेंज इन स्टेट, जैसे जैसे स्टेट बदलेंगे, जैसे जैसे कंट्रीज बदलेंगे, इकोनॉमिक के एप्लीकेशंस भी बदलते जाएंगे। तो यहाँ पे ये इकोनॉमिक यूनिवर्सल एप्लीकेबल में फेल्ड हो गया, ये साइंस नहीं बन पाया। नेक्स्ट है दोस्तों सब्जेक्ट मैटर बेस्ड ऑन सेटिस्फैक्शन एंड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन। साइंस का जो सब्जेक्ट मैटर होता है वो हर जगह एक ही होता है, बट यहाँ पे जो इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैटर है वो बेस्ड होता है दोस्तों किसमें, सेटिस्फैक्शन में और ह्यूमन के बिहेवियर में। यानी आप क्या बिहेव करते हो किसी गुड्स किसी सर्विस को लेके, आपको कितना सेटिस्फैक्शन उससे मिलता है, ये चीज आपके इकोनॉमिक एक्टिविटी या इकोनॉमिक्स को तय करता है। एंड थर्ड है दोस्तों मनी यूज्ड एज ए मेजर। हम लोग मनी को मेजर के रूप में इकोनॉमिक्स में यूज करते हैं। इससे पहले के वीडियो में भी मैंने बताया था, जैसे कि एसी पियोगे के डिफिनेशंस को हमने लिया था, रॉड ऑफ मनी डिफिनेशंस को, तो उसमें भी देखा था कि हमारे इकोनॉमिक्स में किसी भी चीज को निकालने के लिए, इकोनॉमिकली इंक्लूड करने के लिए हमें उसे क्या करना होगा, मनी में मेजर करना होगा। तो हम जिस मनी में मेजर करते हैं दोस्तों वो खुद एक डिपेंडेबल वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल। मनी डिपेंडेंट वेरिएबल, ये किस पे डिपेंड है दोस्तों, तो ये हमारे दूसरे कंट्रीज के मनी में डिपेंडेड है। उसके रेट्स बढ़ेंगे तो हमारे मनी के रेट घट जाएंगे। ऐसा जो इन्वर्स इफेक्ट होता है वो डिपेंडेबल वेरिएबल होता है मनी। तो इसलिए यहाँ पे ये भी फेल्ड हो गया। हमने देखा उसके प्रिंसिपल्स जो थे, उसके मेजरमेंट के जो ये थ्योरीज थे, एप्लीकेशंस थे, वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल थे साइंस के। और यहाँ पे इसके जो मेजरमेंट के एप्लीकेशंस हैं, इसके जो मेजरमेंट का इक्विपमेंट मनी है, वो क्या है, डिपेंडेबल वेरिएबल। यहाँ पे भी ये साइंस नहीं बन पाया। एंड फिर जो है वो है सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इकोनॉमिक्स का भी अपना एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होता है एज लाइक साइंस, जैसे कि साइंस में देखा था। तो चलिए यहाँ पे ये साइंस मिल रहा है। फिर और मेथोलॉजिकल एपरेटस, यानी इसका भी अपना ही एक मेथड होता है, अपना ही एप्लीकेशंस होते हैं, अपने ही पॉलिसीज होते हैं। तो इन दोनों चीजों में ये साइंस से मिलता जुलता है। तो दोस्तों जो कंक्लूजन आता है उसे हम कह सकते हैं इकोनॉमिक्स इज नॉट ए पार्ट ऑफ साइंस, सॉरी नॉट ए परफेक्ट साइंस। इकोनॉमिक्स क्या है, परफेक्ट साइंस नहीं है, एक मिलता जुलता साइंस का कुछ पार्ट इसमें मिलता जुलता है। मैं फिर से आपको दिखा रहा हूं दोस्तों, देखिए सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज ये मिल रहा है, और मेथोलॉजिकल एपरेटस उसका भी अपना मेथड होता है, इसका भी अपना मेथड होता है। ये दो चीजों को छोड़ के बाकी सभी चीजें अलग है साइंस और इकोनॉमिक्स में। और इसी के कारण हमारा जो कंक्लूजन होता है, आवर कंक्लूजन इज इकोनॉमिक्स इज नॉट ए परफेक्ट साइंस। ओके दोस्तों, अब आगे बढ़ता हूं मैं। इकोनॉमिक्स एज एन आर्ट, अगर आर्ट के रूप में इकोनॉमिक्स को देखें तो जेएम केनिस, ये इकोनॉमिक्स है, इन्होंने कहा है अन आर्ट इज ए सिस्टम ऑफ रूल ऑफ द अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड्स। यानी आर्ट जो होता है वो सिस्टम ऑफ रूल्स होता है किसी भी काम को खत्म करने तक। सपोज दैट कि अगर आप अभी एग्जाम के टाइम पढ़ाई कर रहे हो, अभी लॉकडाउन में आप घर में पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका एक एंड होगा, एक एम सेट होगा, आपको कब तक पढ़ाई करना है, आपको इस पढ़ाई को कहाँ तक ले जाना है, और वो जो आपका एंड है उसी के हिसाब से आप अपनी पढ़ाई को करोगे। यानी आपके पास भी पढ़ने का एक अपना अलग आर्ट होगा। हर स्टूडेंट एक जैसा पढ़ाई नहीं करेगा, कोई अपने हिसाब से एक अलग टाइमिंग सेट करेगा, कोई अपने हिसाब से अलग टाइमिंग सेट करेगा। तो हम लोग इसीलिए जेएम केनिस का हम डिफिनेशंस को यहाँ पे हमने दिया है। अन आर्ट इज अ सिस्टम ऑफ रूल फॉर द अटेनमेंट ऑफ गिवन एंड्स। यानी आर्ट क्या होता है, एक सिस्टम ऑफ रूल्स होते हैं, रूल्स का एक पूरा सिस्टम होता है जो कि हमें एंड तक पहुंचाने में हेल्प करता है। हमारा जो एंड है वहां तक पहुंचाने में हमें हेल्प करता है। आर्ट का दोस्तों अपना खुद का पॉलिसीज एंड एप्लीकेशंस होते हैं। कोई भी काम को करने का तरीका, सपोज एक पेंटर है तो उसके अपने पॉलिसीज एप्लीकेशंस, एक सिंगर के अपने पॉलिसीज होंगे, एक एक्टर के अपने पॉलिसीज होंगे, एक राइटर के अपने, लॉयर के अपने, एंड all those persons who are just on doing their art, who are best in their art, उनके अपने पॉलिसीज होते हैं। खाना बनाने के मास्टर शेफ्स के, हमारे घर में सबके अपने अपने अलग अलग पॉलिसीज होते हैं जो भी किसी आर्ट से जुड़े हुए हैं। अब ये मैं एक नॉर्मल से एग्जांपल आपको दे रहा हूँ दोस्तों। इकोनॉमिक्स
have also an art under the ground of practice, policies and applications। यानी अगर बात करें हम प्रैक्टिस की, पॉलिसीज की एंड एप्लीकेशंस की, तो इकोनॉमिक्स का भी अपना एक पॉलिसी होता है। ये भी प्रैक्टिस पे बेस है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस इकोनॉमिक्स का होगा उतना ही अच्छा इकोनॉमिस्ट आप होगे। एंड एप्लीकेशंस, इसके भी अपने एप्लीकेशंस होते हैं, अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि इकोनॉमिक्स एक आर्ट है। बट इकोनॉमिक्स पूरा ना आर्ट से मिलता है दोस्तों, ना पूरा साइंस से मिलता है। इसलिए इकोनॉमिक्स दोनों ही हो सकता है। इसलिए जो कंक्लूजन है फाइनल वो क्या है, इकोनॉमिक्स इज बोथ ए साइंस एंड एन आर्ट। ये साइंस है अपने मेथोलॉजी में और आर्ट है अपने एप्लीकेशन में। यहाँ पे मैंने वो भी डाउन राइट कर दिया है दोस्तों। इट इज ए साइंस इन इट्स मेथोलॉजी एंड आर्ट इज इन एप्लीकेशंस। दोस्तों अब बात करें अगर मेथड ऑफ स्टडी की, तो दो तरह के मेथड है इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के लिए। जो पहला मेथड है वो है डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड को हम लोग एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल एंड प्रियरी मेथड भी कहते हैं। इसमें दोस्तों बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग एंड नॉट ऑन एक्चुअल फैक्ट्स। ये एक लॉजिक पे बेस्ड होता है, ये एक एजम्पशंस पे बेस्ड होता है। इसमें एक्चुअल फैक्ट नहीं होता है। जनरल टू पार्टिकुलर, ये मूव करता है जनरल से पार्टिकुलर। सपोज दैट अगर मैं आपको कहूँ कि मैं अगर किसी लड़के को या किसी स्टूडेंट को अगर एनालाइज कर रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट उसके बारे में एक हाइपोथेसिस निकाल के कह दूंगा कि वो बहुत ही मैं अगर बात करूं कि जनरल टू पार्टिकुलर, ये मूव करता है जनरल से पर्टिकुलर के बीच में। सपोज दैट कि मैं अगर एक हाइपोथेसिस निकाल के कहूं कि एक स्टूडेंट बहुत ही बदमाश है, तो इट मीन्स कि मैंने डायरेक्ट उसके ऊपर एक एजम्पशंस लगा दिए हैं कि वो बदमाश है। बिफोर एनालाइजिंग हिज बिहेवियर, बिफोर एनालाइजिंग हिज स्टडी, हिज रिजल्ट। और इसी चीज को डिडक्टिव मेथड में भी देखा जाता है। मैं एक और एग्जांपल दे देता हूं दोस्तों कि अगर मैं कहूं कि ये कंप्यूटर है, तो इसका डायरेक्ट मतलब है कि मैंने पूरे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में आपको बता दिया। फिर मैं उसे पार्टिकुलरली ले जाऊंगा, ये पूरा जनरल हो गया। अब पूरा पार्टिकुलरली ले जाऊंगा। इसमें एक मॉनिटर है, एक माउस है, एक कीबोर्ड है, एक सीपीयू है, एक यूपीएस है एंड केबल्स है। तो तब जाके मैं पर्टिकुलर में आ गया। तो जनरल टू पर्टिकुलर कैसे मूव होता है दोस्तों, ये आपको समझ में आ गया। इसके जो प्रिंसिपल स्टेप हैं डिडक्टिव मेथड के, वो है पहला परसिपेशंस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को अनुमानित करना, प्रॉब्लम को समझना कि प्रॉब्लम क्या है। फिर डिफाइनिंग द टेक्निकल टर्म्स एंड मेकिंग, फिर उसे कैसे सॉल्व किया जाए, उसे टेक्निकल टर्म्स को डिफाइन करना, उसे बनाना। फिर है डिड्यूसिंग हाइपोथेसिस, यानी अनुमान लगाना, एक हाइपोथेसिस बनाना कि हाँ ये खराब ही हो गया है, ये कंप्यूटर मेरा पूरा खराब हो गया है, एक हाइपोथेसिस लगा देना। फिर उसे मिस्त्री बुला के मैं जब टेस्टिंग कराऊंगा, उस एक्सपर्ट से टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस जब कराऊंगा, तब जाके फाइनल आउटकम आएगा कि उसमें खराबी क्या है। मैंने तो कह दिया था पूरा कंप्यूटर खराब है एज पर माई डिड्यूसिंग हाइपोथेसिस, लेकिन टेस्टिंग के बाद ही फाइनल रिपोर्ट आएगा। तो ये कैसे मूव करता है दोस्तों, ये आपको समझ में आया। पहला होता है परसिपेशंस ऑफ द प्रॉब्लम, यानी प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना। डिफाइनिंग द टेक्निकल टर्म एंड मेकिंग, फिर टेक्निकल टर्म्स को हम लोग डिफाइन करेंगे कि कैसे से सॉल्व किया जाए। फिर डिड्यूसिंग हाइपोथेसिस, एक हाइपोथेसिस खुद का लगाएंगे कि ये अच्छा है या खराब है, और फिर टेस्ट करेंगे हाइपोथेसिस, टेक्निकल टर्म को लगा के फिर हाइपोथेसिस का टेस्ट करेंगे कि मैंने जो कहा था कि ये अच्छा या खराब है, क्या सच में अच्छा है या खराब है। इसीलिए दोस्तों इसे कहा गया था कि एक्चुअल फैक्ट्स पे बेस्ड नहीं होता है। बात करें इंडक्टिव मेथड, जो अगला मेथड है हमारा, तो दोस्तों कंक्लूजन आर ड्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा रिलेवेंट टू द इंक्वायरी। यानी इंडक्टिव मेथड में क्या होता है, जो कंक्लूजन ड्रॉन किया जाता है वो इंक्वायरी से रिलेटेड डाटा के बेसिस पे ही किया जाता है।
इसमें कोई हाइपोथेसिस लगाने वाली बात नहीं होती, ये एक्चुअल फैक्ट पे बेस्ड होता है। दोनों में डिफरेंस क्या है दोस्तों, ये तो समझ में आ ही गया होगा आपको। इंडक्टिव जो होता है वो एक्चुअल फैक्ट पे बेस्ड नहीं होता है, वो हाइपोथेसिस पे बेस्ड होता है, एक अनुमान पे बेस्ड होता है। और इंडक्टिव मेथड में हम लोग जितने भी कंक्लूजन निकालते हैं वो इंक्वायरी के डाटा से ही रिलेवेंट होते हैं, बेस्ड होते हैं, तो ये एक्चुअल फैक्ट पे बेस्ड होता है। और ये जो मूव करता है दोस्तों पर्टिकुलर टू जनरल, यानी अब जो है अगर मैं आपको ऐसा बताऊं कि ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड, ये माउस है, ये आपका डिस्प्ले है, ये आपका माइक्रोफोन्स है, तब जाके ये पर्टिकुलरली मैंने आपके कंप्यूटर्स के सारे पार्ट्स के बारे में बता दिया। अब फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये पूरा सिस्टम को कंप्यूटर कहा जाता है, तब जाके ये जनरल बन गया। तो यहाँ पे जस्ट रिवर्स हम लोग मूव कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोगों ने मूव किया था जनरल टू पर्टिकुलर, यहाँ पे पर्टिकुलर टू जनरल। इसके जो प्रिंसिपल स्टेप है, इसके जो फाइंड आउट के तरीके हैं, कैसे हम प्रॉब्लम को निकालते हैं, सॉल्व करते हैं, वो है पर्सिपेशन ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ भी सबसे पहले हम लोग प्रॉब्लम को पर्सिपेट करेंगे, यानी उसे फाइंड आउट करेंगे। फिर कलेक्शन, क्लासिफिकेशन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा, यानी यहाँ पे फिर हम लोग डाटा को कलेक्ट करेंगे कि कारण क्या है, क्लासिफाई करेंगे, उस दोनों में सब में अलग अलग करेंगे, एंड एनालाइज करेंगे। फिर हम एक रिपोर्ट तैयार करेंगे कि क्या कंक्लूजन होना चाहिए, और फिर उस रिपोर्ट के आधार पे हम रीजन सेट करेंगे कि ये क्यों हुआ। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि जितने की भी कुछ आज मैंने बताए वो सारे कुछ आपको समझ में आए होंगे और याद भी हो जाएंगे आपको। अब लास्ट में इसे एंड करता हूँ दोस्तों। उससे पहले मार्शल ने एक बात कही थी, अल्फ्रेड मार्शल ने, जो वेलफेयर कॉन्सेप्ट जिन्होंने दिया है, उन्होंने एक बात कही थी, इंडक्टिव एंड डिडक्टिव आर बोथ नीडेड फॉर साइंटिफिक थॉट। इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड दोनों ही जरूरी होता है साइंटिफिक थॉट के आधार पे, एज लाइक राइट एंड लेफ्ट फुट आर बोथ नीडेड फॉर वॉकिंग। जैसे कि हमारे दायां और बायां पैर दोनों ही जरूरी होते हैं वॉक के लिए, यानी चलने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ आज मैं अपने वीडियो को एंड करता हूं। आगे फिर आपसे मिलूंगा एक नए टॉपिक के पे, इकोनॉमिक्स के ही। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे कुछ बताना चाहते हो, कुछ मुझसे शेयर करना चाहते हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।